Okay, friends, once again, welcome back and very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, today we are going to complete this chapter, Thermal Property of Matter. In this chapter, we had discussed about the temperature and heat. Then after we also learnt about the different measuring scale of a temperature like Kelvin, Fahrenheit, Celsius. We also discussed the topic of thermal expansion, anomalous expansion of the water also we had learnt. We learnt about the thermometers, liquid thermometer and gaseous thermometer. And then after we also had discussed the specific heat capacity and latent heat. We also learned about the transfer of heat. We had learned that the heat transfer can be possible by the three ways: thermal conduction, thermal convection and thermal radiation. सॉलिड ऑब्जेक्ट में ज्यादातर जो होता है वो थर्मल कंडक्शन है, उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं. सो कंडक्शन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन द कंस्टिट्यूएंट बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सॉलिड मटेरियल. कन्वेक्शन में क्या होता है कि मटेरियल पार्ट एक्चुअल में मूव होते हैं. जैसे लिक्विड एंड गैस सब्सटेंस जो है उसके मोलिक्यूलर एटम्स जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं. तो ऐसा एक्चुअल मोशन के द्वारा जो कन्वेक्शन, जो हीट का ट्रांसफर होता है उसको कन्वेक्शन बोलते हैं. बट रेडिएशन ऐसा टाइप है हीट ट्रांसफर का कि जिसके अंदर कोई भी टाइप के मटेरियल की आवश्यकता नहीं है, कोई भी टाइप के मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है. जैसे अर्थ एंड सन के बीच में बहुत सारा रीजन ऐसा है कि जो जिसके अंदर कोई मीडियम नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, उसको हम स्पेस बोलते हैं. तो भी कोई मटेरियल नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, तो भी क्या होता है कि सन में से एनर्जी, हीट एनर्जी हमारे तक पहुंचती है. तो ये जो हीट ट्रांसफर का जो टाइप है उसको बोलते हैं थर्मल रेडिएशन. बट थर्मल रेडिएशन, थर्मल कन्वेक्शन, कंडक्शन वो डेप्थ में नहीं है, वो कैंसिल कर दिया है इस साल के लिए. बट हमको डिस्कस करना पड़ेगा, जेडब्ल्यू के लेक्चर में हम उसको डिस्कस कर लेंगे बिकॉज जेडब्ल्यू वालों ने मना कर दिया. अभी 2-3 दिन पहले ही न्यूज आया है, इन लोगों ने मना कर दिया कि भाई हम कोई सिलेबस रिड्यूस करने वाले नहीं है. सो एज पर द माई नॉलेज वो सब जेडब्ल्यू में आने वाला है, तो जेडब्ल्यू के लेक्चर में उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे. ओके तो फ्रेंड्स, लास्ट में हमने जो पढ़ा था वो रेडिएशन ऑफ द ब्लैक बॉडी वाला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे. तो उसके अंदर हमने 2-3 डिस्कशन किया था. एक तो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ डिस्कस किया था. तो किसी को याद है व्हाट वाज द विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ? उसका चलो मान लो कि उसका स्टेटमेंट याद नहीं है, बट इक्वेशन याद है या कोई भी कंसेप्ट याद है विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ का? वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट. हाँ, देखो कोई भी बॉडी जो होती है ना वो उसके अंदर से बहुत सारे डिफरेंट, मतलब उसका पूरा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है. मतलब सारे वेवलेंथ जनरेट तो होते हैं, बट कुछ वेवलेंथ का एनर्जी ज्यादा उसमें से बाहर निकलता है बॉडी में से, कुछ वेवलेंथ कम एनर्जी से बाहर निकलते हैं. तो जिसका एनर्जी मैक्सिमम है वो जो वेवलेंथ है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. दैट वाज द विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ. फ्रॉम दैट आई कैन से lambda for which the radiation is maximum into the absolute temperature is a constant, and that constant was a 2.9 10 raised to minus 3 meter into Kelvin, if you remember. Am I right, friends? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so this thing we had learned. After that we had discussed about the absorptivity, total emissive power, spectral emissive power and emissivity. फिर से बोल रहा हूं, हमने 4 डेफिनेशन डिस्कस किया था. Absorptivity, absorbed energy upon incident energy, that is the absorptivity. Total emissive power, so radiant energy correspondent to the every wavelengths per unit area, per unit surface area, per unit time was considered to be total emissive power. Its unit is a watt per meter square. स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, तो जो टोटल एमिसिव पावर का जो डेफिनेशन है ना उसके अंदर जो एनर्जी है वो सारे वेवलेंथ को मिला के है. बट इफ वी डिफाइन द एमिसिव पावर विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर वेवलेंथ, देन इट इज बिकम्स Spectral emissive. स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर.
तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का डेफिनेशन ऐसा हम बना सकते हैं कि एट अ गिवन टेम्परेचर द रेडिएंट एनर्जी फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी per unit surface area per unit time is defined as a spectral emissive power for that particular wavelength or frequency. And obviously सारे spectral emissive power को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा भैया? Emissive power. Total emissive power. After that we had learnt about Total emissive power. after that we had learnt about the emissivity. So total emissive power of any substance upon the total emissive power of the total emissive power of a black body with keeping at the same temperature. The ratio of total emissive power of any substance to the total emissive power of a black body at the same temperature, this is called the emissivity. सर वो किरचॉफ क्या बोल रहे हो? वो किरचॉफ या क्या था? हाँ, उसके बाद हमको पता चला कि भाई अगर ब्लैक बॉडी का अगर हम एब्जॉर्प्टिविटी निकाले तो वो 1 आएगा, ब्लैक बॉडी का एमिसिविटी भी 1 है। तो ये कोई भी बॉडी के लिए वैलिड है कि कोई भी बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए एमिसिविटी एंड एब्जॉर्प्टिविटी का वैल्यू सेम ही रहता है। हाँ, ब्लैक बॉडी के लिए वो 1 है, सिल्वर के लिए वो 0.02 है, लैंप ब्लैक के लिए वो 0.98 है, बट जो है वो दोनों सेम ही होगा। एंड दैट वाज गिवन बाय द किरचॉफ। एंड इसी के वजह से तो देखो एब्जॉर्प्टिविटी एंड एमिसिविटी सेम होना, इसका मतलब कि उसका एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी एंड एमिशन कैपेसिटी सेम है। इसी के वजह से तो जो बॉडी फटाफट गर्म होता है वही फटाफट ठंडा होता है। जैसे मेटालिक ऑब्जेक्ट है तो उसको गर्म करते तो फटाफट गर्म हो जाता है, बट एटमॉस्फेयर में रखते तो फटाफट ठंडा भी हो जाता है, बिकॉज उसका एब्जॉर्प्टिविटी भी ज्यादा है, साइमल्टेनियसली उसका एमिसिविटी भी ज्यादा है। बट अगर वाटर के बारे में सोचते तो वो धीमे धीमे गर्म होता है, तो साइमल्टेनियसली वो ठंडा भी धीमे धीमे ही होगा। तो ये था किरचॉफ्स लॉ। और यहां तक उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का स्टेटमेंट कुछ ऐसा था। स्टीफन ने प्रैक्टिकली एंड बोल्ट्जमैन ने थ्योरेटिकली ऐसा प्रूव किया था कि टोटल एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द fourth power of its absolute temperature. Once again, absolute temperature. Remember, friends, in the Stefan-Boltzmann law and in the wind displacement law, temperature must be taken in the Kelvin. So total emissive power per total emissive power, but total emissive power का actual definition क्या है? That is the radiant energy per unit time per unit surface area. So that is directly proportional to the fourth power of absolute temperature. So W is equals to sigma E. यहाँ पे removing the proportionality constant sign, we got the proportionality constant, but here as a proportionality constant, 2 constants are there, where E is the emissivity and sigma is the Stefan-Boltzmann constant. W was it is a radiant energy per unit area per unit time. बट आपको पता है कि एनर्जी पर टाइम जो है ना उसको रेट ऑफ द फ्लो बोलते हैं। तो इसको हम हीट करंट भी बोल सकते हैं, उसको H से डिनोट करेंगे। तो H को सब जगह इक्वेशन बनाएंगे तो आ जाएगा A सिग्मा E T⁴। बट ये वाला जो इक्वेशन है ना वो तब ही वैलिड है जब उसका टेम्परेचर बॉडी का उसके सराउंड के टेम्परेचर से बहुत ही ज्यादा हो। So this is a valid formula only when the temperature of the body is much larger than the temperature of surround. Otherwise, if it is not happening, अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं है सराउंड से तो फिर T4 minus TS. हाँ, TS is the temperature of the surround. चलो यहां तक हमने लास्ट तक किया था। Am I right, friends? Yes, sir. Yes, sir. अब एक ही टॉपिक बाकी है, and that is the Newton's law of cooling. तो कोई भी ऑब्जेक्ट के अगर उसका टेम्परेचर सराउंड से ज्यादा है, सराउंड का टेम्परेचर कम है, तो ऑब्वियसली बॉडी क्या करेगी? Emission. बॉडी हीट गेन करेगी सराउंड में से या लॉस करेगी? Gain. अरे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है सराउंड से, अगर बॉडी का Lose. वो हाँ तो वो हीट को लॉस करेगी या गेन करेगी सराउंड में से? Correct. लॉस करेगी ऑब्वियसली। उसका तो वो आजू बाजू का टेम्परेचर कम है, तो ऑब्वियसली जिसका हीट इज ऑलवेज ट्राई टू फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर।
जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है वो हीट लॉस करेगा। तो वो लॉस किसके ऊपर डिपेंडेंट है? देखो, और यहाँ पे देखो, हीट ट्रांसफर है, हीट लॉस मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाना, मतलब हीट तो ट्रांसफर है। बट ये जो वाला हीट ट्रांसफर है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है ना, दैट इज वैलिड फॉर द ओनली फॉर द हीट ट्रांसफर विद द थर्मल कन्वेक्शन। तो याद रखना फ्रेंड्स, अगर थर्मल कन्वेक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है, तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है ना वो वैलिड है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, द रेट ऑफ द हीट लॉस dq by dt, नेगेटिव इसलिए लिखा है बिकॉज टाइम के साथ वो बॉडी हीट को गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है, लूज करें। लूज लूज कर रहा है। कर। तो आपके नोट्स में यहाँ पे क्यों लिखा है कि नहीं लिखा है? यहाँ पे क्यों है आपके पास जो नोट्स है कि नहीं है? नहीं सर, नहीं लिखा। तो लिख देना, क्यों लिख देना, क्यों लिख देना, वेर क्यू, ऑब्वियसली वेर क्यू इज द हीट एनर्जी। हाँ, तो क्यों लिख देना भैया, मिस्टेक है। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, द रेट ऑफ द लॉस ऑफ हीट, आपको ये तो पता है ना कि रेट का मतलब देखो, आपको पता है रेट ऑफ डूइंग वर्क हम किस कैसे डिनोट करते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क कैसे डिनोट करते हैं, बताओ मुझे। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या हम ऐसे लिखते हैं, डी डब्ल्यू बाई डी टी, वर्क डन पर टाइम। यस और नो? यस सर। So whenever there is a rate of something is mentioned, so that something quantity upon time, that should be noted. Okay. Yes, sir. Okay. So friends, according to the Newton's law of cooling, the rate of the loss of heat, that is a dq by dt, ये नेगेटिव साइन इसलिए लिखा हुआ है कि टाइम के साथ बॉडी हीट लॉस कर रहा है। आपको शायद पता नहीं होगा, बट ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दैट the rate of increment is taken positive while the rate of decrement is taken negative, that is the rule. तो इंक्रीमेंट का जो रेट होता है उसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, डिक्रीमेंट का वो नेगेटिव किया जाता है। तो न्यूटन ने क्या बताया, देखो न्यूटन बहुत मल्टीपर्पज आदमी है, उसने फिजिक्स का एक भी ब्रांच ऐसा नहीं है जिसमें काम नहीं किया है। न्यूटन एक भी ब्रांच ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर न्यूटन ने काम नहीं किया है। डायनेमिक्स का तो वो फादर है, डायनेमिक्स पूरे जो डायनेमिक्स है, मैकेनिक्स है, वो पूरे न्यूटन्स लॉ के ऊपर ही डिपेंडेंट है। उसने ऑप्टिक्स के अंदर भी काम किया है, उसने इलेक्ट्रिसिटी में भी काम किया है, उस न्यूटन ने फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर भी काम किया है। देखो आपको पता है वो फ्लूइड मैकेनिक्स में ये जो फॉर्मूला था ना, जो ये विस्कस फोर्स का, F इज इक्वल्स टू ईटा ए dv बाई dx, याद है आपको, डेल्टा v बाई डेल्टा x, ये जो फॉर्मूला था ना, वो भी Yes, किसने निकाला था पता है? ये फॉर्मूला भी किसने निकाला था पता है आपको? ये भी Newton. तो एक भी ब्रांच ऐसी नहीं है जिसके अंदर न्यूटन ने काम नहीं किया है। बहुत ही खाटू आदमी था। तो उसने, अगर कोई बॉडी कन्वेक्शन के द्वारा हीट लॉस कर रहा है, तो उसका हीट लॉस करने का जो रेट है ना, उसके लिए उसने स्टेटमेंट दिया, तो उसी को हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो उसने ये बताया कि द रेट ऑफ द लॉसिंग द हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी टू द टेम्परेचर ऑफ द सराउंड। तो वो तो सीधी सी बात है कि आप भी सिंपली सोच सकते हो, इसमें कुछ नई बात नहीं है। जितना बॉडी एंड सराउंड के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, तो उतना बॉडी ज्यादा रेट से हीट लॉस करेगा, ऑब्वियसली, सीधी सी बात है ना। बॉडी, मान लो कि आप एक सिंपल में एग्जांपल दूं आपको, आपने मान लो कि आपने एक गर्म पानी का ग्लास रखा है और उसको आपने एक बार आपके नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा है, और उसी टाइप का एक पानी का ग्लास आपने रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है, तो मुझे बताओ फटाफट कौन हीट लॉस करेगा? रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर। क्यों? क्योंकि बॉडी का एंड उसके सराउंड का टेम्परेचर का डिफरेंस जो है ना, वो कहाँ पे ज्यादा है? रेफ्रिजरेटर वाटर केस में ज्यादा है या ये नॉर्मल? रेफ्रिजरेटर। हाँ, रेफ्रिजरेटर। तो जितना वो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा, उतना हीट लॉस करने का रेट ज्यादा होगा। वो तो सिंपल सी चीज है, बट न्यूटन ने सबसे पहले बता दी, तो उसका नाम टेक्स्ट बुक में है। मेरी, अगर मैंने पहले बता दिया होता तो मेरा नाम टेक्स्ट बुक होता।
तो फ्रेंड्स द रेट ऑफ द लूजिंग द हीट ऑफ अ बॉडी, इफ द बॉडी इज, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको, इफ द बॉडी इज लूजिंग द हीट विद द थर्मल कन्वेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ इट्स टेम्परेचर एंड इट्स सराउंड। तो ये सिंपल सा रूल है, न्यूटन ने दिया। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. तो फ्रॉम दिस, वहां यहाँ पे वापस से क्यों लिखना रह गया है, यहाँ पे वापस से क्यों लिखना रह गया है? तो फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आई कैन से माइनस dq by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कैन आई से T minus TS। यहाँ पे T2 एंड T1 लिखा हुआ है, where T2 is the temperature of the body and T1 is the temperature of surround। उसके बदले मैंने सिंबल ही ऐसे बना दिए जो आपको इजी रहे, T minus TS। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. देखो लिखा हुआ है कि where Yes, sir. T2 is the temperature of the body and T1 be the temperature of the surround। ओके, बट मैंने T, चलेगा ना ये? तो T minus TS लिखो तो Yes, sir. Yes, sir. मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकाल दूंगा। अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकाल दूंगा तो वी गेट द कांस्टेंट हियर k, सो माइनस dq by dt इज इक्वल्स टू k d2 minus t1। चलो इक्वेशन नंबर 1 तक समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब थोड़ा इसको और मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ इस इक्वेशन को। देखो अगर बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे वापस से क्यू लिखना रह गया है फ्रेंड्स, लिख देना। चलो इक्वेशन नंबर 1 तक सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आपको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो करस्पॉन्डेंट टू दैट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द हीट ट्रांसफर, हीट एनर्जी? करस्पॉन्डेंट टू द चेंज इन टेम्परेचर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द हीट? बताओ मुझे। बहुत अच्छे से हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। दो चीज, L is equal to Q by M. करस्पॉन्डेंट टू द चेंज इन टेम्परेचर, द फॉर्मूला ऑफ द हीट एनर्जी, बोलो। Q by T. अरे यार आप लोग क्यों भूल जाते हो? दो ही तो चीज थी, बार बार समझाया था कि आपको देखना है कि क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है या स्टेट चेंज हो रहा है। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका mc डेल्टा टी। याद आ रहा है कुछ? एंड अगर Yes, sir. Sir, yeah. Yes, sir. Heat एंड अगर capacity. हाँ, अगर स्टेट चेंज हो रहा है, अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो आपको याद रखना था Q इक्वल्स टू ml। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो मैं लिख सकता हूँ dq इज इक्वल्स टू mc डेल्टा t। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? where delta t is not the difference of the temperature of the body and surround, delta t is the change in the temperature of the body itself, it is a change in the temperature of the body itself। is that clear? Yes, Yes, sir. sir. तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, तो इसको यहाँ पे स्मॉल चेंज है ना, तो dq के बदले हम डेल्टा q के बदले स्मॉल वेरिएशन के लिए dq लिख सकते हैं, एंड देन करस्पॉन्डेंट डेल्टा t के बदले मुझे यहाँ पे dt लिखना चाहिए। बट रिमेंबर हियर dt is the change, it is not the difference of the temperature between the system and surround, it is the change in temperature of the body। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका माइनस डी डी टी ऑफ, अब ये Q जो है ना, dq के बदले में क्या लिख सकता हूँ? न्यूमरेटर में dq के बदले में क्या लिख सकता हूँ भैया? mc dt लिख सकता हूँ। चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. अब ये mc को मैं बाहर निकल के लाता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा आपका dt by dt इज इक्वल्स टू kt माइनस ts। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ dt by dt, डिनोमिनेटर में जो t है वो टाइम है, न्यूमरेटर में जो t है वो टेम्परेचर है, इज इक्वल्स टू माइनस k अपॉन mc t माइनस ts। क्या ऐसा लिख सकते हैं फ्रेंड्स? और ये Yes, sir. Yes, ये sir. कांस्टेंट है, m एंड c आर आल्सो द कांस्टेंट फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट। ये k कांस्टेंट है
m एंड c भी कांस्टेंट है, तो ये इसको मैं नया कांस्टेंट k डैश बोल देता हूं. तो द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कैन अल्टरनेटिवली रिटन एज दिस वे. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लूजिंग द टेम्परेचर. ये जो इक्वेशन था दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द लूजिंग द हीट. और यहाँ पे dt बाई dt का मतलब टेम्परेचर का वेरिएशन, मतलब लूजिंग द टेम्परेचर. तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि कोई भी बॉडी का कोल्ड होने का रेट, टेम्परेचर डिक्रीज होने का रेट b उसके खुद के टेम्परेचर एंड सराउंड के टेम्परेचर के डिफरेंस के प्रोपोर्शन में होता है. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो फाइनली वी कैन से Yes, sir. Newton's law of cooling in the two way. The rate of the losing the heat or the rate of losing the temperature or become a colder. The rate of losing the heat or rate of the losing the temperature is directly proportional to the difference between the temperature of the body and its surround. So this is what is the Newton's law of cooling. Is that clear, friends? Yes, Yes, sir. sir. इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि डेल्टा टी बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू माइनस के डैश टी माइनस टी एस, ऐसे भी लिख सकते हैं. चलो, तो ये फ्रेंड्स आपको पूरा थ्योरी समझ में आया? Yes. Yes, sir. तो ये आपको प्रिपेयर करना है ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में. तो देखो हमने इक्वेशन नंबर 1 तक पहुंच गए थे. फिर डी क्यू के बदले मैंने बताया कि एम सी डेल्टा टी, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट के लिए सी के बदले एस यूज किया हुआ है, चलेगा. तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एम एस डी टी बाई डी टी. तो फाइनली हमारा जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे हो जाएगा चेंज इस हिसाब से. चलो, तो ये यहाँ तक पहुंचे. ओके. अब फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक ग्राफ हमको बनाना है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है. इक्वेशन नंबर यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 पे आपका क्वेश्चन खत्म हुआ है. इक्वेशन नंबर 3 पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है. बट इसके बाद थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है. मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है, क्या है ये चीज़. JEE के एग्जाम के अंदर एक बार ये ग्राफ पूछा था कि भाई कोई बॉडी अगर टेम्परेचर लॉस कर रही है तो टाइम के साथ उसका बॉडी का टेम्परेचर कैसे लॉस होगा. तो चलो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. व्हाट वी गेट एट द लास्ट? एट द लास्ट वी गेट dt by dt is equals to minus k dash t minus ts. Am I right, friends? ये मिला था हमको लास्ट में. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. तो कैन आई से 1 upon t minus ts into d capital T is equals to minus k dash dt. Can I say this? Yes or no? Yes, sir. Now taking integration both the side. Taking integration both the side. तो अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन लेते हैं तो फ्रेंड्स इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी माइनस टी एस डी टी इंटीग्रेशन माइनस के डी टी. फ्रेंड्स आपको पता होगा कि 1 अपॉन एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन ना JEE वालों बच्चों को पता है, तो दैट इज ln x. कहीं पे बात हुआ है हमारा ये Yes, sir. Yes, sir. ln x होता है, उसको log x Yes, sir. e बोलते हैं. इसको log x टू द बेस e बोल सकते हैं. तो सिमिलरली इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी माइनस टी एस का हो जाएगा ln t माइनस टी एस इज इक्वल्स टू माइनस के डैश इंटू टी. ये तो याद है ना आपको, इंटीग्रेशन 1 dx होता है तो उसका 1x होता है, इंटीग्रेशन 1 dt होता है तो उसका dt होता है, इंटीग्रेशन k dt तो इसका kt होता है. याद है आपको? Yes. बट यहाँ Yes, पे sir. ना ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट भी प्लेस करना होता है.
दिस इज अ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे कांस्टेंट भी प्लेस करना होता है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ऐसा हुआ, इनडेफिनेट, पहली बार आपने शायद देखा होगा कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट प्लस लिखना पड़ता है। अब तक हमने जो भी इंटीग्रेशन किया था वो डेफिनेट था, मतलब लिमिट के साथ था, लिमिट अप्लाई करके किया था। बट विदाउट लिमिट जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो उसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, तो वहां पे कांस्टेंट प्लेस करना होता है। दूसरी बात, आपको ये पता होगा कि अगर ln x इज इक्वल्स टू y है तो उसका मतलब ये हुआ कि ln x टू द बेस e इक्वल्स टू y, ln x टू द बेस e इक्वल्स टू y। तो इसका मतलब अगर आपको x को सब जगह इक्वेशन बनाता है तो उसको हो जाएगा e रेस्ट टू y। तो ये रूल्स पता नहीं है तो एक बार लिख देना फ्रेंड्स, आपके नोट्स के सामने की साइड ब्लैंक होगा तो वहां पे ये रूल लिख दो। ये आई थिंक फर्स्ट टाइम यू आर कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ रूल्स। तो ln x इज इक्वल्स टू y, तो अगर x को सब जगह इक्वेशन बनाना है तो वो हो जाएगा e रेस्ट टू y। यहाँ पे ln x इज इक्वल्स टू y है, तो अगर आपको x को सब जगह इक्वेशन बनाना है तो इट विल बी अ e रेस्ट टू y, तो e रेस्ट टू दिस माइनस k डैश t प्लस c। तो ये आपका हो जाएगा t माइनस टी एस इज इक्वल्स टू e रेस्ट टू माइनस के टी इंटू e रेस्ट टू c। ये तो पता है ना आपको, e रेस्ट टू x प्लस वाई, दैट इज e रेस्ट टू x इंटू e रेस्ट टू y। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ कि t इज इक्वल्स टू टी एस प्लस ई रेस टू माइनस के टी, ई रेस टू सी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट तो उसको कैपिटल सी बोल देते हैं। ई रेस टू सी जो है ना वो भी ई का वैल्यू है ना वो फिक्स्ड है, 2.71 है, आपको पता नहीं होगा बट मैं आपको बता दूं, ये जो स्मॉल ई है ना उसका वैल्यू 2.7182 होता है, 2.7182 मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू है, और उसके पावर में कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट लाइक इट इज लाइक अ 2 लाइक अ 4, तो मतलब वो कांस्टेंट ही मिलेगा। तो ये नए कांस्टेंट को मैं सी बोल देता हूँ, कैपिटल सी, और बचेगा आपका ई रेस टू माइनस के टी, तो बचेगा ही बचेगा। तो ये वाला जो इक्वेशन है उसके बेस पे जेडब्ल्यू में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि टाइम के साथ अगर कोई बॉडी थर्मल कन्वेक्शन के द्वारा हीट लॉस कर रही है तो उसका टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा। तो जब सीधी सी बात है कि ई रेस टू जीरो है, ई रेस टू मतलब टाइम जब जीरो होता है तो ई रेस टू जीरो, तो ई रेस टू जीरो का मतलब 1, तो मतलब स्टार्टिंग में बॉडी का जो टेम्परेचर होगा ना वो उसके सराउंड से सी जितना ज्यादा होगा, सी का कोई वैल्यू होगा। बट जब अब टाइम जैसे जैसे पास होगा, तो जैसे जैसे टाइम पास होगा तो ये ई रेस टू माइनस के टी का मतलब 1 अपॉन ई रेस टू के टी, तो 1 अपॉन ई रेस टू के टी का मतलब डिनोमीटर बढ़ता जाएगा, तो अगर डिनोमीटर बढ़ता जाएगा तो ये टेम्परेचर बॉडी का क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा। ई रेस टू ई 1 अपॉन ई रेस टू एक्स, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। और इनफाइनाइट टाइम पे ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट, तो व्हेन टी बिकम्स इनफाइनाइट, when t becomes zero, temperature of the body is something larger than the temperature of surround, and infinite time तक पे क्या होगा, तो e raised to minus infinite का मतलब 1 upon e raised to infinite, and 1 upon e raised to infinite that is like a 1 upon infinite, 1 upon infinite तो जीरो होता है, तो ये वाला जो सेकंड टर्म है ना वो जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो प्रैक्टिकली भी वही होता है ना कि लार्ज टाइम के बाद बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, सराउंडिंग जितना। सराउंडिंग जितना होता है, बराबर है भैया। तो ये ग्राफ पूछा था कि टाइम के साथ बॉडी का टेम्परेचर कैसे वराई करेगा। और अगर फ्रेंड्स इसी में आपको ऐसा पूछे कि ln t माइनस टी एस वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या आएगा, अगर आपको इसी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकते हैं, इसी के अंदर आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ln t माइनस टी एस वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या आएगा, तो ये तो किसके जैसा एक फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला देखो तो आप, इसको मैंने y बोल दिया, ये y हो गया हमारा ln t माइनस, और ये हमारा x हो गया, तो ये किसके जैसा है ये फॉर्मूला, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जैसा है। तो ये तो क्या है भैया,
y इज इक्वल टू mx प्लस c, मतलब क्या हुआ ये? नहीं पता क्या आपको? y इज इक्वल टू mx प्लस c इज अ फॉर्मूला फॉर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला हो गया। Yes, sir. पता है. तो अगर देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपको बॉडी के टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछा है तो लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने बताया वो आएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। बट आपको अगर एल एन टी माइनस टी एस वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछा है तो वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। चलो मान लो कि टेम्परेचर टाइम जीरो है, तो टाइम जीरो कर दो तो आपका हो जाएगा एल एन टी माइनस टी एस का वैल्यू सी हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव स्टार्ट होगा। बट उसका जो स्लोप है, स्लोप वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? ये एम है, तो स्लोप जो है ये हमारा y है, ये y है, ये हमारा स्लोप है m, मतलब ये x प्लस सी। तो स्लोप जो है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव है सर. तो जो हमारा जो लाइन होगा वो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग होगा? डिसेंडिंग होगा सर. डिसेंडिंग होगा। इज दैट क्लियर? तो c से स्टार्ट करके फिर डिसेंडिंग हो जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो ये किसका ग्राफ? यस सर। एल एन टी माइनस टी एस वर्सेस टाइम का। तो ये जो क्वेश्चन था न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, तो उसमें से ये दो ग्राफ आपको बहुत ही, मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए में देखा है। तो बेसिकली ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जो है ना वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ठीक है, उसको आप उसका स्टेटमेंट याद रखो, उसके फॉर्मूलाज याद रखो, बट ये इतना नहीं पूछते हैं, बट इसके ऊपर से ग्राफ पूछते हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरा थ्योरी आपको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो फ्रेंड्स देखो, तो आपको ये चीज याद रखनी है, यहाँ पे दो ग्राफ आपको याद रखना है। अगर टेम्परेचर ऑफ बॉडी वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछे तो एक्सपोनेंशियल, बट देखो यहाँ पे 43rd क्वेश्चन में वो कैंसल क्वेश्चन है, तो उसमें देखो एल एन लॉग टी टू माइनस टी, मतलब लॉग टी माइनस टी एस वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो आपको मैंने आपको अभी बताया था कि इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन आपका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यहाँ पे आपको लिखना है तो फटाफट आपके नोट्स के सामने के साइड लिख दो। दो ग्राफ आपको याद रखना है। नंबर 1 फटाफट लिख दो कि अगर बॉडी के टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछते हैं तो वो कहीं से यहाँ पे स्टार्ट होगा। मान लो कि बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर T0 है, बॉडी का मान लो कि इनिशियल टेम्परेचर T0 है, तो वो फिर एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होके लास्ट में तो वो क्या हो जाएगा? Zero. अरे जीरो नहीं होगा वो यार, वो सराउंड के टेम्परेचर जितना हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और दूसरा Yes, sir. याद, दूसरा ग्राफ आपको ये याद रखना है कि अगर आपको एल एन टी माइनस टी एस, अगर एल एन टी माइनस टी एस वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछते हैं तो दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन एस डिसेंडिंग टू स्ट्रेट लाइन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो ये दो ग्राफ आप ड्रॉ कर लो, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये चैप्टर के जितने भी थ्योरी है वो यहाँ पे कंप्लीटली कंप्लीट हो रही है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम आज डिस्कस करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस दी न्यूमेरिकल। तो ये लास्ट में न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में ये क्या क्या हुआ आपको समझ में आया सब कुछ फ्रेंड्स? इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, सो फ्रेंड्स अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स के नोट्स मैं आपको एक आध दिन में भेज रहा हूँ, थोड़ा काम बाकी है, ऑलमोस्ट डन। चलो, क्या आप अभी देख सकते हो आपके यस सर। यस सर। मोबाइल के स्क्रीन पर Yes, sir. दिख रहा है? इलस्ट्रेशन दिख रहा है? यस सर। यस सर। So illustration number 1, show that the coefficient of the area expansion, coefficient of the areal expansion of a rectangular sheet of a solid is twice than the that of the coefficient of the linear expansion. देखो शायद हमने इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, हमने ये प्रूव कर दिया था लास्ट में कि कोएफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपांशन जो होता है वो थ्राइस। वो थ्राइस होता है। वहां पे मैंने बता दिया था, मैंने वहां पे शायद आपको बोल दिया होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ द एरियल एक्सपांशन, एरिया एक्सपांशन जो होता है ना वो ट्वाइस होता है। बट उसका प्रूफ आज हम लेंगे
एक बार वो फॉर्मूला सारे याद कर लेंगे। डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल्स टू, चलो डेल्टा एल बाई एल वॉज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी। याद आ रहा है कुछ? डेल्टा Yes, sir. Yes, sir. टू अल्फा ए डेल्टा टी। अब ये अल्फा ए जो है ना उसको मैं बीटा बोल देता हूँ, बीटा डेल्टा टी। एंड डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू अल्फा वॉल्यूम डेल्टा टी। Delta T. दैट इज आई कैन से डेल्टा वी बाई वी, और ये अल्फा वॉल्यूम को मैं गामा बोल देता हूँ। चलेगा फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, और sir. मुझे मैंने ये तो प्रूव कर ही दिया है कि जो गामा होता है ना, दैट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, दैट इज अ थ्राइस ऑफ द लीनियर एक्सपांशन। तो आज मैं क्या प्रूव करूंगा? बीटा जो है दैट इज अल्फा ए, वो 2 टाइम्स अल्फा एल है, राइट? मैं ऐसा प्रूव करने वाला हूँ। चलो सर हमको ये प्रिपेयर नहीं करना होगा कि वो कौन सा? थ्राइस है। वो तो प्रूव कर दिया ना, थियरी में है ना, थियरी में प्रूव करके दिया है। थियोरी क्वेश्चन तो है वो क्यूब लेके नहीं, Yes, sir. क्यूब याद है आपको? Yes, sir. Yes, sir. याद है। 18 या 19 थियोरी है। तो ये वाला जो था ना Yes, वो थियोरी में था, ये थियोरी में था, और ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। ओके, yes, sir. लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज अ L एंड द ब्रेड्थ इज B। तो उसका इनिशियल एरिया कितना होगा? L. कितना होगा? L इंटू बी, बराबर है भैया? ओके, Yes, sir. Yes, अब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ड्यू टू increase in temperature, let increase in length is delta L and अच्छा यहाँ पे मान लो कि लेंथ जो है ना वो a है, तो यहाँ पे डेल्टा एक बोल देंगे, चलेगा? एंड जो ब्रेड्थ जो है ना वो b है, तो उसका डेल्टा b बोलेंगे तो चलेगा भैया? yes, sir. Yes, sir. So what will be the new length? A dash equals to a plus delta. Am I right, friends? And the new breadth will be equals to b plus delta b. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? Yes, sir. अब लीनियर Yes, sir. एक्सपेंशन हमको ये बता रहा है कि कोई भी लेंथ, देखो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर मीटर। ब्रेड्थ का यूनिट क्या होता है? मीटर मीटर। मतलब ये दोनों चीज वैसे Meter. लीनियर ही है ना, लाइन ही है। यस सर तो लीनियर एक्सपांशन के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी। तो यही फॉर्मूला हमारा लगेगा डेल्टा ए बाई ए के लिए भी लगेगा, बिकॉज वो भी लीनियर चीज है, एंड जो ब्रेड्थ है उसका भी यूनिट मीटर ही है, तो वो भी एक हिसाब से लीनियर चीज ही है, तो उसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा। तो डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी, डेल्टा बी बाई बी इज ऑल्सो द सेम थिंग। So delta A is equals to alpha L A delta T and delta B is equals to alpha L B delta T. Can I write this formula in this way? Yes, sir. So our ultimate target is to prove this areal expansion, coefficient of areal expansion is twice of the alpha. तो सबसे पहले एक काम करते हैं, डेल्टा ए फाइंड करते हैं। तो डेल्टा ए इज इक्वल्स टू न्यूअर एरिया माइनस ओल्डर। कोई मुझे बताएगा सोच के नया एरिया कौन सा होगा आफ्टर इंक्रीमेंट इन द लेंथ एंड ब्रेड्थ? व्हाट विल बी द न्यू एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट? A plus alpha L A delta T. अच्छा, थोड़ा एक स्टेप और बढ़ाओ ना, ये आप जो बोलो एकदम सही है, बट थोड़ा एक स्टेप हम बढ़ाएंगे। व्हाट इज द न्यू एरिया? कोई बताएगा? तो भैया न्यूअर लेंथ न्यूअर ब्रेड्थ, तो न्यूअर जो लेंथ है वो a प्लस डेल्टा ए है, न्यूअर ब्रेड्थ जो है ना वो b प्लस डेल्टा बी है, माइनस ओल्डर एरिया ए बी। चलो ये समझ में आया सबको? ये सबको समझ में? Yes, sir.
Yes, sir. फ्रेंड्स इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, तो ए बी, ए का दोनों के साथ ए बी प्लस ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी माइनस ए बी तो है ही। फ्रेंड्स अब ये जो ए बी दोनों साइड से कैंसिल, ये प्लस ए बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. तो अब आपका बचेगा क्या, ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए बचेगा, और यहाँ पे हम डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी को भी निग्लेक्ट कर देंगे। पूछो क्यों? क्यों सर? क्यों? डेल्टा ए है ना स्मॉल है, डेल्टा बी भी स्मॉल है, तो स्मॉल इंटू स्मॉल विल बी वेरी स्मॉल। जैसे 0.1 इंटू 0.2 करोगे तो क्या आंसर आएगा, देखो सोचो। 0.02। तो स्मॉल इंटू स्मॉल वी गॉट द वेरी स्मॉल वैल्यू। देखो समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, Yes. sir. as compared to the other terms in delta A, I can neglect this term because it is a small into small, very small, it can be neglected. तो बचेगा a डेल्टा b प्लस b डेल्टा a। चलो यहाँ तक सबको समझ में आया भैया? Yes, sir. Yes. यस सर। ओके, अब मैं ना दोनों साइड से a को, मैं दोनों साइड को एरिया से डिवाइड कर देता हूँ, ओरिजिनल एरिया। तो दोनों साइड को एरिया से डिवाइड करता हूँ, तो ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए डिवाइड बाय एरिया, डिवाइड बाय एरिया, डिवाइड बाय एरिया। बट कैन आई से इन प्लेस ऑफ एरिया आई कैन राइट ए बी, चलेगा? लेफ्ट हैंड साइड तो मैंने ए ही लिखा, बट क्या राइट साइड में ए बी लिख सकता हूँ एरिया के बदले? द ओरिजिनल एरिया वाज ए Yes, sir. टू ए बी। यस सर। एम आई राइट फ्रेंड्स? तो ए गेट कैंसल्ड, बी गेट कैंसल्ड, तो अब आपका हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल्स टू डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा स्मॉल ए बाई ए। बट फ्रेंड्स डेल्टा बी जो है ना उसका वैल्यू तो अल्फा एल बी डेल्टा टी है अपॉन बी, डेल्टा ए का वैल्यू है अल्फा एल ए डेल्टा टी है अपॉन ए। तो ये आपका अल्फा एल डेल्टा टी वापस से अल्फा एल डेल्टा, तो ये क्या बचेगा आपका 2 अल्फा एल डेल्टा टी बचेगा। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो फ्रेंड्स लुक एट दिस फॉर्मूला, लुक एट दिस फॉर्मूला। अगर आपको अल्फा ए फाइंड करना है, अल्फा ए दैट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ द एरिया एक्सपांशन, तो डेल्टा ए बाई ए को डेल्टा टी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर डेल्टा ए बाई ए को डेल्टा टी से डिवाइड कर देगो, यहाँ पे डेल्टा ए बाई ए को डेल्टा टी से डिवाइड कर दोगे तो 2 अल्फा एल मिलेगा। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये तो क्या है, अल्फा ए। that is the coefficient of the areal expansion. So now we come to conclude that the coefficient of the areal expansion is twice than the coefficient of linear expansion. ये प्रूव हो गया। चलो क्या ये समझ में आया न्यूमेरिकल्स? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो कोएफिशिएंट ऑफ द एरियल एक्सपांशन का डेफिनेशन वहां पे वैसे क्वेश्चन में भी दिया था कि भाई डेल्टा ए बाई ए बाई डेल्टा टी, तो वो प्रूव हो गया कि वो 2 अल्फा एल है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलो तो सेम मेथड मैंने नोट्स में दिया हुआ है। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर, तो फाइनली फ्रेंड्स हमको ये पता है कि हमारा जो बीटा है ना वो 2 अल्फा है, तो मतलब अल्फा का वैल्यू बीटा बाई 2 होगा, एंड हमारा जो गामा है ना वॉल्यूम एक्सपांशन वो 3 अल्फा है। तो कैन आई से अल्फा इज इक्वल्स टू गामा बाई 3, तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू गामा बाई 3। आप ये एक साथ ये फॉर्मूला को याद रख सकते हो। ये जो बॉक्स में मैंने लिखा हुआ है वो आपको समझ में आया? इट इज गिविंग अस द रिलेशन बिटवीन द लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ द एरियल एक्सपांशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपांशन। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। देखो क्या लिखा है, अ ब्लैक स्मिथ फिक्सिस अ आयरन रिंग ऑन द रिम ऑफ द वुडन व्हील। तो एक वुडन व्हील है, उसके ऊपर आयरन रिंग को फिक्स करना है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है
कि वुडन रिम का जो डायमीटर है ना वो आयन रिंग से ज्यादा है, तो कैन वी फिक्स द आयन रिंग ऑन द वुडन रिम? रिम का डायमीटर ज्यादा है रिंग से, तो क्या वो रिंग उसके ऊपर फिक्स हो सकती है? यस और नो, पहले तो ये बताओ। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मेरे पास एक रिम, रिम का मतलब समझते हो? रिम समझते हो? जो No, sir. व्हील का जो पेरीफेरी होता है उसको रिम बोलते हैं। तो मेरे पास ये व्हील है, पेरीमीटर। हाँ उसके पेरीमीटर को रिम बोलते हैं। तो ये जो व्हील है ना उसके ऊपर मुझे आयन रिंग को फिक्स करना है, बट प्रॉब्लम ये है कि रिंग का जो पेरीमीटर है, डायमीटर है रिंग का, वो कम है। तो क्या मैं इसको इसके ऊपर फिक्स कर सकता हूं? No, Yes, sir. sir. वैसे तो क्या, यस कौन बोला ये? नो सर। क्या ये छोटे वाले बच्चे को ये उसके ऊपर फिक्स कर सकते हैं क्या? उसके ऊपर नहीं कर सकते, बट करना है, करना तो है, करना तो है। तो एक चीज कर सकते हैं हम, ये जो रिंग है ना, ये जो आयन का रिंग, उसको हम गर्म करेंगे, उसको हीट देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा उसका, Expansion. और उसका एक्सपांशन होके जैसे, एक्सपेंशन होगा। हाँ जैसे ही उसका साइज, जैसे ही उसका साइज हमारे व्हील के रिम जितना हो जाए, तो ऑन द सेम टाइम आई कैन फिक्स द रिंग ऑन द रिम। आया बात समझ में? Yes, sir. तो फ्रेंड्स हमको करना यस सर। इक्वेशन में कि सबसे पहले रिंग का एक्चुअल जो लेंथ है ना वो कितना है, पहले वो समझ लेते हैं। तो द एक्चुअल लेंथ ऑफ द रिंग इज अ 2 पाई, इट्स अ रेडियस। तो रेडियस ऑफ द रिंग जो है ना वो 5.231 है, बट उसका रेडियस है, डायमीटर, अच्छा डायमीटर है। तो क्या ना इसे ये एल इज इक्वल टू 2 पाई आर कहाँ से लिखा पता चला ना आपको? एल इज इक्वल टू 2 पाई आर कहाँ से लिखा पता चला आपको? लेंथ ऑफ द मतलब Perimeter. सरकमफ्रेंस, Yes, sir. यस सर। और ये 2 आर के बदले कैन आई से इट इज अ पाई इंटू d1, 2 आर इज इक्वल टू डायमीटर, चलेगा? Yes, sir. यस Yes, सर। और sir. उसको मुझे करना कहाँ तक है? तो बोले जो व्हील का डायमीटर है ना, व्हील का जो पेरीमीटर है वहां तक उसको कन्वर्ट करना है, मतलब पाई d2 तक उसको कन्वर्ट करना है। अब मेरे पास एक इक्वेशन है, आपको याद हो तो, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी। एम आई राइट फ्रेंड्स? अगर गर्म करते हैं तो ये लेंथ में जो इंक्रीमेंट होगा उसका फॉर्मूला ये है। एम आई राइट फ्रेंड्स? तो L2 माइनस L1 इज इक्वल्स टू अल्फा L1 डेल्टा टी। तो L2 इज इक्वल्स टू L1 प्लस अल्फा L1 डेल्टा टी। तो L1 को कॉमन लो तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ना हम वो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो whenever there is a change in length, तो newer length can be given by this formula. We will remember this formula directly now. तो ये वाला जो फॉर्मूला है उसको अभी डायरेक्टली याद रखेंगे। अगर नहीं याद रखना है तो एक दो स्टेप है और कुछ नहीं है, ये दो तीन एक दो स्टेप है। बट अब मैं ये डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करूं तो आप घबराना मत, ये हो गया है, ये कर दिया। इज इट क्लियर? यस सर। L2 के बदले में क्या लिखूं? पाई d2 इज इक्वल्स टू पाई d1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब क्वेश्चन क्या है वो समझ लेते हैं। A blacksmith fixes iron ring on the rim of the wooden wheel of a horse cart. The diameter of the rim is something greater and the diameter of a ring is something smaller. And right now the temperature is 27. So obviously we cannot fix the ring on the rim. So what we'll do? Blacksmith क्या करेगा? तो ये करेगा, to what temperature should the ring be heated so that it can fit on the rim of the wheel? वही तो क्वेश्चन है कि कौन से टेम्परेचर तक उसको मुझे गर्म करना पड़ेगा, तो मुझे फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया भैया? Yes, sir. Yes, sir. चलो, पाई गेट कैंसल्ड, d2 का वैल्यू हमारे पास है, d2 इज द फाइनल डायमीटर, तो फाइनल डायमीटर
मतलब जो बिगर है वो, तो बिगर डायमीटर जो है वो 5.243 है। इनिशियली उसका जो डायमीटर था वो 5.321 था। 1 प्लस अल्फा का वैल्यू है हमारे पास 1.2 10⁻⁵ इंटू डेल्टा टी। चलो एक काम करो, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो फटाफट करो, 5.243 डिवाइड बाय 5.231 करो। 5.243 डिवाइड बाय 5.231 करो, क्या मिल रहा है आपको? 1.002. 1.00 -1 करो, -1। 0.002 ओके, डिवाइड 0.0022 जो भी आया, जो भी आंसर आया उसको डिवाइड बाय 1.2 करो। डिवाइड बाय 0.0019. अच्छा, अब जो भी आंसर आया आपका उसको मल्टीप्लाई बाय 1 लाख करो, मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। 191.168. सेल्सियस। तो फ्रेंड्स, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 191.1 सेल्सियस। अब T1 का जो वैल्यू है ना वो कितना है? इनिशियल टेम्परेचर 27। तो ये 191 164.1. 27, तो व्हाट शुड बी द फाइनल टेम्परेचर? क्या? सर केल्विन में कन्वर्ट अच्छा, 21 एक बंदे ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, करना पड़ेगा। सर क्या इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। कौन बोला? हेत प्रजापति। हेत प्रजापति। यहाँ पे केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? क्यों सर? अच्छा चलो, मुझे यहाँ पे आपका एकदम लॉजिक सही है कि सर ये अल्फा का जो वैल्यू है ना वो तो केल्विन इनवर्स में है, तो फिर हमारा जो टेम्परेचर का डिफरेंस का जो आंसर आएगा वो केल्विन में ही आना चाहिए, बिकॉज अल्फा इज इन द टर्म्स ऑफ केल्विन इनवर्स, तो डेल्टा टी का आंसर केल्विन में आना चाहिए। सही बात है, बट दिस इज द सिमिलर थिंग एज अ सेल्सियस। उसको सेल्सियस में ही लिख सकते हैं, केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है, यहाँ पे चेंज इन द टेम्परेचर है। याद करो, सेल्सियस में वेरिएशन एंड केल्विन में वेरिएशन दोनों सेम ही होता है। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे फॉर्चुनेटली हमने मिस्टेक किया था, बट वो नलीफाई हो गया बिकॉज वो चेंज इन टेम्परेचर था। इज दैट क्लियर? यस Yes, सर। sir. तो यहाँ पे केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज द वेरिएशन इन द टेम्परेचर, इट इज नॉट द टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो नाउ यस सर। करेक्ट आंसर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट ही आंसर है हमारा। तो 191 प्लस 27 करो, क्या मिलता है हमको? 218.1. 218.1 सेल्सियस इज आवर फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? क्या ये न्यूमेरिकल समझ आया आपको? यस सर। Yes, sir. इज दैट क्लियर? इज इट ओके फ्रेंड्स? देखो आ रहा है ये आंसर, चेक करो। या 218 इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो यहाँ पे यस सर। ये अगर एक लिखना है तो यहाँ पे लिख दो कि ये तो हमको केल्विन में मिला, बट ये दैट इज ऑल्सो द 191 सेल्सियस ऑल्सो, बिकॉज वेरिएशन इन द केल्विन एंड द वेरिएशन इन द सेल्सियस आर सेम। आपके अंडरस्टैंडिंग, कभी कभी क्वेश्चन हो तो आपको ये माइंड में रहे, इसलिए लिखना हो तो लिख दो। ओके, इज इट क्लियर? सर बोलो। पूरे डेल्टा टी का कंसेप्ट पता नहीं चला। अच्छा, यू वर प्रेजेंट इन द लास्ट टू लास्ट लेक्चर? यस सर। तो मैंने ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था ना, मैं बताऊँ आपको। हाँ देखो, सर पर ये डेल्टा टी के इक्वल टू डेल्टा टी सी नोट्स में नहीं दिया था ना, इसलिए। वो मैंने लिखने का बोला था ना आप, कि लिख हाँ दो। लिखने को बोला था पर हाँ नोट्स में सर, नहीं दिया। बोला था। हाँ, टाइम भी दिया था ना उसके लिए मैंने लिखने के लिए। यस और नो? हाँ सर। Yes, sir. फिर लिखा है. देखो, यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे दोनों साइड वेरिएशन लगाओगे तो वेरिएशन तो सेम ही रहेगा, बिकॉज इसका कांस्टेंट का वेरिएशन 0 होता है। और फिर मैंने ये भी बोला था कि फ़ारेनहीट 9/5 डेल्टा टी सी। 9, हाँ तो था ना, यस सर। था सब कुछ। इज दैट क्लियर टू यू नाउ? यस सर। या चलो, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड सर ये न्यूमेरिकल्स के स्क्रीनशॉट्स भेज दोगे?
नहीं, वो सेम टू सेम मेथड है, इसको जरूरत नहीं है, सेम टू सेम मेथड सर है। हमारे पास नोट्स नहीं है ना। नहीं, मैं पूरा नोट्स ही भेज रहा हूँ आपको, ये 5 पेज जो है ना, अभी भेज ही देता हूँ मैं आपको, ओके फिर फिजिकल फॉर्म में आपको ओके सर, उसमें मैं बुला दूंगा कलेक्ट करने के लिए। ओके, ओके सर। चलो, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को करना है, थोड़ा देर लगेगा। अच्छा, एक काम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारे कंटेंट में, तो ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं पहले, लास्ट क्वेश्चन 8th इलस्ट्रेशन। देखो क्या लिखा है, अ pan filled with hot food cools from 94 Celsius to 86 Celsius in 2 minutes when the room temperature is 20 Celsius. How long will it take to cool from 71 Celsius to 69? Body is cooling by thermal convection. तो ये लिखा है, तो ऐसा लिखा है, तो आपको क्या दिल में से आवाज आएगी, कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे? न्यूटन कूलिंग लॉ। न्यूटन्स लॉ। परफेक्ट। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये बता रहा है कि डेल्टा टी बाई डेल्टा स्मॉल टी इज इक्वल्स टू माइनस के डैश टी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंड। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। चलो, ये माइनस को यहाँ पे लिखता हूँ, चलेगा ना? कहीं पे भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक जगह पे, दोनों में से कहीं पे क्या फर्क पड़ता है, सेम ही हुआ। चलो, अब सराउंड का टेम्परेचर तो पता है 20 सेल्सियस है, राइट? अब इन द फर्स्ट केस व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर? केस 1 के बारे में सोचे तो व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी? 94 to to 86। 86। तो कैन आई से T2 न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका 94 माइनस 86 हो जाएगा। एंड फर्स्ट केस में टाइम इंटरवल कितना दिया हुआ है? 2 मिनट। 2 मिनट्स, तो अपॉन 2 आएगा इज इक्वल्स टू माइनस के डैश। अब यहाँ पे जो टी है वो क्या है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज दिस टी? टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। यस सर। कि यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ द बॉडी क्या है? तो बोले बॉडी का टेम्परेचर तो कम वक्त 94 से 86 चेंज हो रहा है, तो व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी? इट इज नाइदर 94, इट इज नाइदर 96, वो तो चेंज हो रहा है। फिर क्या लिखोगे आप वहां पे? मीडियन लेने का। एग्जैक्टली, एवरेज लेने का है, एग्जैक्टली। तो ये हो जाएगा आपका 94 प्लस 86 डिवाइड बाई 2 माइनस एवरेज ले लिया, ये पता चला आपको फ्रेंड्स? 90। यस सर। यस सर। तो फाइनली फ्रेंड न्यूमरेटर में क्या आएगा? 94 माइनस 86 मतलब 8 बचेगा। तो ना, क्या 8 बचेगा क्या? नहीं सर 8। यस सर। 8 ही बचेगा। 8 डिवाइड बाई 2 मतलब 4 इज इक्वल्स टू माइनस के डैश 8। अब ये बचेगा आपका, नहीं वो 90 होगा। यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है भैया, ये 2 मिनट्स को माइनस 86 नहीं होगा, क्या होगा सोचो? फाइनल माइनस इनिशियल, तो 86 माइनस 94 आएगा, तो ये -4 बचेगा। -4 माइनस माइनस कट। अब माइनस माइनस कट, इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? फाइनल माइनस इनिशियल भाई, और यहाँ पे बचेगा 90 माइनस 20 मतलब 70। तो इसके ऊपर से आपको के डैश का वैल्यू मिल गया। भाई के डैश का वैल्यू क्या लेना है भैया आपको? इक्वेशन नंबर 1 4/70। क्या ये समझ में आया भैया आपको? यस सर। केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 कहाँ से कहाँ पे लाना है? 71 to 69। 69। चलो वापस से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई करेंगे। चलो अब यहाँ पे मुझे बताओ क्या आएगा? डेल्टा टी फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 69 माइनस 71। 71। और दूसरे केस में टाइम तो मुझे फाइंड कर, दूसरे केस में टाइम ही तो मुझे फाइंड कर। फाइंड कर। चलो के डैश का वैल्यू क्या मिलेगा? 4/7। 4/70। चलो टी का वैल्यू क्या लिखो? टी का वैल्यू, टी इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, 69 प्लस 71/2। तो क्या 70 डायरेक्ट लिख दो चलेगा? यस सर। यस सर। 69 प्लस 71 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 70 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो अब न्यूमरेटर में आएगा यस सर। -2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू
-4/70 इंटू 50। तो डेल्टा टी को सब्जेक्ट को इक्वेशन बना दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बचेगा, डिवाइड बाई 4 बचेगा, डिवाइड बाई 5 बचेगा, इंटू 7 बचेगा, 2 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 5। तो फ्रेंड्स करो तो क्या आ रहा है, 7 2 4 7 2 14, 14 डिवाइड बाई 14 divided by 20. 20, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड कर दो, तो 14 5 से क्या होता है 7. 70 डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा आपका 0.7 मिनट्स। तो आंसर शुड बी 0.7 मिनट्स। आंसर आ रहा है, देखो तो फ्रेंड्स, आ रहा है आंसर। सर वहाँ प्लस क्यों किया? हाँ, क्या बोल रहे हो? सर वहाँ प्लस क्यों किया? अरे दोनों साइड माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा ना, दोनों साइड का माइनस है तो दोनों ओके माइनस है तो दोनों, अरे कहिए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई है, तो कैन आई से एक्स इज इक्वल्स टू वाई। यस सर। तो 0.7 मिनट मतलब 42 सेकेंड्स, 0.7 मिनट्स हमारा आंसर है एंड दिट इज द राइट आंसर, उसमें कोई गलत नहीं है, देख लो आप 0.7 मिनट्स ही आ रहा है। 60 से मल्टीप्लाई कर दो सेकंड में हो जाएगा कन्वर्ट। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएंगे, नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सैटरडे प्रोबेबली शायद आपका लेक्चर नहीं होगा बिकॉज आई एम अरेंजिंग द पेरेंट्स मीटिंग ऑन दैट डे, तो उसका मैं आपको बता दूंगा जो भी है। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, Yes, sir. Bye, sir. बाय, गुड नाइट, Bye, sir. बाय 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 बाय। सर संडे होगा JEE का? संडे JEE का होगा, वो मैं बता सर, दूंगा आपको। अगर अगर नहीं संडे होगा, एग्जाम ऑफलाइन है या ऑनलाइन? नहीं, हमारा जो एग्जाम होगा ना वो संडे नहीं होगा, बट वो मंडे या ट्यूसडे होगा। एक बार पेरेंट्स मीटिंग खत्म होने के बाद सैटरडे संडे ये पूरा मतलब ऑफिस भी ऑक्यूपाइड रहेगा पेरेंट्स मीटिंग के द्वारा, तो एग्जाम शायद पॉसिबल नहीं होगा, तो वो मंडे हो जाएगा। बट यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस चैप्टर, ओके? ये चैप्टर नंबर 10 का एग्जाम है, आपको याद होगा। यस सर। हाँ। ओके, तो आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ फ्रेंड्स।